दोस्तों इस वीडियो में हम दो बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के बीच एक कंपैरिजन करेंगे। एक तरफ अगर मैं प्राइवेट बैंक्स की बात करूं तो आज की डेट में कोटक महिंद्रा बैंक का जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है वो सबसे शानदार है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सरकारी बैंक में ही अकाउंट खोलना चाहते हो तो फिर सभी सरकारी बैंकों में से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है वो सबसे शानदार अकाउंट है। लेकिन इस वीडियो में हम एक कंपैरिजन करेंगे कि मान लो अब दो बेस्ट बता दिए जी, एक तो हो गया कोटक का जीरो बैलेंस अकाउंट, एक एसबीआई का, इनमें से भी एक बेस्ट बताओ तो कौन सा है। तो फिर इस वीडियो में हम इन दोनों बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर एक कंपैरिजन करेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को कोटक से। कोटक को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, फिर ऐसे ही पैरेलली, फिर हम पैरेलली नहीं समझेंगे, चलो पहले हम कोटक को समझते हैं, उसके बाद फिर हम एसबीआई को समझेंगे। ठीक है, अब देखो कोटक में अगर आप जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो कोटक दो प्रकार के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट हमें ऑफर करता है। पहले का नाम है कोटक 811 का क्लासिक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट और दूसरे का नाम है कोटक 811 का सुपर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। ये देखो, ये वाला है क्लासिक अकाउंट और ये वाला है सुपर अकाउंट। दोनों के नीचे ही देखो ये जीरो बैलेंस अकाउंट, ये भी जीरो बैलेंस अकाउंट है, ये भी जीरो बैलेंस अकाउंट है। कंडीशन क्या है, अगर तो आप कोटक का क्लासिक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलते हो तो इनिशियल फंडिंग 2000 रुपए की करनी पड़ेगी। इनिशियल फंडिंग का मतलब क्या होता है? इनिशियल फंडिंग का मतलब ये होता है कि जब आप अकाउंट खोलोगे तो अकाउंट जब आप खोलोगे सारा प्रोसेस हो जाएगा, तो कोटक महिंद्रा बैंक का जब आप अकाउंट खोल रहे होगे तो लास्ट स्टेप पे बोलेगा कि 2000 रुपए एक बार आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए इस बैंक अकाउंट में डालने पड़ेंगे। फिर जैसे ही आप 2000 पे डालोगे फिर आपकी वीडियो केवाईसी हो जाएगी, यानी कोटक महिंद्रा बैंक का एक एम्प्लॉय आपके सामने वीडियो कॉल पे आ जाएगा। वो कहेगा आप अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखा दो, आपकी फोटो लेगा, आपसे सिग्नेचर करवाएगा बैंक रिकॉर्ड्स के लिए। केवाईसी होने के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा, आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा, सीआईएफ नंबर मिल जाएगा, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है जी, उसके बाद चाहे ये 2000 रुपए आप वापस निकाल लो, किसी दूसरे बैंक अकाउंट में गूगल पे से ट्रांसफर कर दो, जो मर्जी करो, ये 2000 रुपए आपके हैं। यानी एक बार बस आपको इनिशियल फंडिंग 2000 रुपए ही करनी है। अकाउंट खुलते ही चाहे 2 मिनट में ये 2000 रुपए आप निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ऐसे ही जो सुपर अकाउंट है, सुपर अकाउंट को खुलवाने के लिए एक बार इनिशियल फंडिंग आपको 10,000 रुपए की करनी पड़ेगी। यानी अगेन वही प्रोसेस है कि जब आप अकाउंट खोल रहे होगे तो लास्ट स्टेप पे आएगा कि जी इनिशियल फंडिंग कर दो, तो आप 10,000 रुपए एक बार इस अकाउंट के अंदर डालोगे। उसके बाद आपकी केवाईसी हो जाएगी, सब कुछ केवाईसी होने के बाद आपको फिर अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद चाहे 10,000 रुपए निकाल के अकाउंट में बैलेंस जीरो कर लो, कोई पेनल्टी आपको नहीं लगेगी। ठीक है जी, तो दोनों जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, लेकिन एक में इनिशियल फंडिंग 2000 है, एक में इनिशियल फंडिंग 10,000 है। फिर सवाल आता है कि फिर तो यार ये दोनों ही सेम है, तो 2000 वाला ही अकाउंट खुलवा लो, क्यों 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी है? देखो, अगर 10,000 की इनिशियल फंडिंग करते हो तो उसके अंदर एक छोटा मोटा एडवांटेज और भी है, अभी मैं आपको समझाता हूं। देखो, पहली चीज तो अगर आप क्लासिक अकाउंट खोलते हो तो इसके जो डेबिट कार्ड की फीस है वो 399 रुपए है। ये जीएसटी वीएसटी मिला के है कि आपको 399 रुपए इसके डेबिट कार्ड के देने पड़ेंगे। वहीं सुपर अकाउंट के अंदर डेबिट कार्ड की कोई फीस नहीं है, लेकिन 399 रुपए की एक्स्ट्रा फीस है एनुअल प्रोग्राम फीस के नाम से, तो जो कि क्लासिक अकाउंट के अंदर नहीं है। तो मैं ये बोल देता हूं कि दोनों ही अकाउंट के अंदर साल का 399 रुपए का खर्चा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्लासिक में डेबिट कार्ड की फीस है, वहीं सुपर के अंदर बोलते हैं डेबिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन 399 रुपए एनुअल प्रोग्राम फीस के नाम के लगेंगे। तो मैं कहता हूं दोनों के अंदर ही 399 रुपए का खर्चा है। अच्छा ठीक है, उसके बाद सवाल आता है कि सुपर अकाउंट का फिर एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या है? देखो, क्लासिक अकाउंट तो जैसे आपका नॉर्मल एसबीआई का जीरो बैलेंस अकाउंट है, वैसे ही क्लासिक अकाउंट आपका यहां पे जीरो बैलेंस अकाउंट है। सुपर अकाउंट का एडवांटेज ये है कि एक बार इनिशियल फंडिंग 10,000 रुपए की करनी है ना, उसके बाद जो आपको इसके साथ डेबिट कार्ड मिलेगा, ठीक है, अकाउंट खोलने के बाद उस डेबिट कार्ड से अगर आप ऑनलाइन कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करते हो तो आपको स्ट्रेट अवे 5% का कैशबैक मिलेगा। यानी अगर आपने 100 रुपए का खर्चा किया तो 5 रुपए का कैशबैक, 1000 रुपए का खर्चा किया तो 50 रुपए का कैशबैक, 10,000 का खर्चा किया तो 500 रुपए का कैशबैक। महीने में ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का आपको कैशबैक मिलेगा, यानी इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, साल का आपको मैक्सिमम 6,000 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। और ये कैशबैक ऑनलाइन कहीं पे भी कुछ भी अगर आप खर्चा करते हो तो आपको कैशबैक मिलेगा। ये देखो, एनुअल कैशबैक क्लासिक में तो जीरो है, सुपर अकाउंट में आपको 6,000 रुपए का कैशबैक मिलता है। लेकिन सुपर अकाउंट को मेंटेन करने की एक कंडीशन ये है कि हर महीने, अब मैं थोड़ा पेज को क्लियर कर देता हूं, सुपर अकाउंट को मेंटेन करने की एक कंडीशन ये है कि हर महीने आपके सेविंग्स अकाउंट में एक बार 10,000 रुपए तो आने ही आने चाहिए। यानी एक बार आपके अकाउंट में 10,000 रुपए की क्रेडिट एंट्री आनी ही चाहिए।
मान लो किसी महीने नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले महीने फिर 20,000 रुपए की एक क्रेडिट एंट्री आनी ही चाहिए। अगर तो आप ये छोटा सा, इस क्या दिक्कत है, अगर मान लो कोई इसको एज अ सैलरी अकाउंट बना लेता है, 10,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी है, हर महीने सैलरी आनी है, दैट्स इट, सुपर अकाउंट चलता रहेगा। ऑनलाइन कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करो 5% कैशबैक मिलता रहेगा। लेकिन अगर किसी को हेडेक लगता है कि देखो पेनल्टी नहीं लगेगी, मान लो आपने 4-5 महीने कोई क्रेडिट एंट्री नहीं ली, पेनल्टी नहीं लगेगी, बस सुपर अकाउंट फिर दोबारा क्लासिक अकाउंट में बैंक कन्वर्ट कर देगा। 1-2 महीने तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं हुआ तो फिर दोबारा उसको क्लासिक अकाउंट में वो कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने ये सारी की सारी चीज देख ली। हाँ, अगेन अगर सुपर अकाउंट खोलना है तो इसको एज अ सैलरी अकाउंट बना लो तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपको लगता है 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करने के लिए भी पैसा नहीं है, ठीक है, अच्छा फिर हर महीने 10,000 की क्रेडिट एंट्री भी नहीं डाल सकता, तो फिर आंख बंद करके आप क्लासिक अकाउंट खोल लो। लेकिन एक चीज और, जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, चाहे कोटक हो, आईसीआईसीआई हो, एचडीएफसी हो, जितने भी ये बड़े बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं ना, इनके साथ एक समस्या बस ये है कि जब आप ब्रांच में जाते हो, ठीक है जी, किसी भी, जैसे मान लो कोटक की भी ब्रांच में जाओगे और ब्रांच में जाके कहते हो कि जी आपको कैश डिपॉजिट करना है, या कोटक की ब्रांच में जाके आप कहते हो कि आपको कैश विड्रॉ करना है, चाहे जमा करो चाहे निकालो, तो ये जो बैंक्स हैं प्राइवेट बैंक, ये बोलते हैं कि महीने में 1 या 2 ट्रांजेक्शन तो फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर आप वो ट्रांजेक्शन करते हो तो हर 1,000 रुपए जमा करने पे या 1,000 रुपया निकालने पे हर 1,000 रुपए के पीछे 5 रुपए का चार्ज लगेगा। मान लो आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिया तो 500 रुपए का चार्ज लगेगा, या 1 लाख विड्रॉ कर दिया तो 500 रुपए का चार्ज। मान लो किसी महीने 10 लाख रुपए विड्रॉ करने पड़ेंगे तो 5,000 रुपए का चार्ज लगेगा। समझ गए बात को? तो ये जो कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल चार्जेस है ना, ये प्राइवेट बैंकों में बहुत ज्यादा है। अब जैसे अगर मैं कोटक की बात करूं तो कोटक का जो क्लासिक अकाउंट है, ये बोलते हैं महीने में 1 ट्रांजेक्शन फ्री है, उसके बाद अगर सेकंड ट्रांजेक्शन आपने 1 लाख रुपए की कर दी तो 500 रुपए का चार्ज है। सुपर अकाउंट के अंदर 4 ट्रांजेक्शन महीने की फ्री है, उसके बाद अगर 1 लाख रुपए की कोई ट्रांजेक्शन कर दी, 5th ट्रांजेक्शन, तो फिर वही 500 रुपए का आपको चार्ज लग जाएगा। ये इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कि कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉ अगर आप करते हो ब्रांच जाके तो फिर प्राइवेट बैंक में अकाउंट खोलने का कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए एक बार मैं थोड़ा सा आपको सरकारी बैंक की तरफ लेके जा रहा हूं। यही चीज अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखूं, ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या बोलता है, ठीक है। एक चीज और है, अगर आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगती है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। अब आ जाओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बोलता है अगर आप ब्रांच जाते हो कैश डिपॉजिट करने या कैश विड्रॉ करने तो महीने की 3 ट्रांजेक्शन तो फ्री हैं, उसके बाद 4th ट्रांजेक्शन चाहे तो आप 10,000 की करो, चाहे आप 10 करोड़ की करो, चाहे तो 10 करोड़ जमा करो या विड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए का चार्ज लगेगा। सिंपल सी बात। तो इसीलिए मैं एक चीज बोलता हूं, एक सिंपल सा फंडा बताता हूं। अगर तो आपका कुछ ऐसा बिजनेस है कि आप दुकानदार हो, आपका हर रोज कैश में लेन देन है कि रोज कैश आता है, ब्रांच जाते हो कैश जमा करने, या अगर आपको कुछ ऐसा काम है कि बैंक में ऑनलाइन पैसा आता है फिर आप उसको बार बार विड्रॉ करते हो, तो कहने का मतलब अगर आपका कुछ भी ऐसा काम है कि जिससे आपको बार बार ब्रांच जाना पड़ता है कैश डिपॉजिट करने या फिर कैश विड्रॉ करने, तो आप कोटक महिंद्रा बैंक छोड़ो किसी भी प्राइवेट बैंक में अकाउंट मत खोलना, स्ट्रेट अवे आप एसबीआई के अंदर ये जीरो बैलेंस जो सेविंग्स अकाउंट है इसको खुलवा लेना। लेकिन अगर आपका सारा काम ऑनलाइन है कि आपको सैलरी आ रही है, हर महीने का खर्चा गूगल पे से ही चल जाता है, आपको कैश निकलवाने के लिए सिर्फ एटीएम जाना पड़ता है, ठीक है, ब्रांच नहीं जाना पड़ता। देखो एटीएम से कैश निकलवाना अलग चीज है, ब्रांच से कैश निकलवाना अलग चीज है। अगर आपका काम सिर्फ एटीएम से कैश निकलवा के चल जाता है, ब्रांच नहीं जाना पड़ता कैश निकलवाने के लिए, तो उस केस में फिर आप एसबीआई मत खोलना, फिर उस केस में आप कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना। सिंपल सा बस ये फंडा आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक बार थोड़ा सा कुछ एक चीजें बतानी रहेगी थी कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर, ठीक है। दोबारा से टॉपिक पे थोड़ा पीछे चलते हैं। देखो अब कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई दोनों का अभी हमने क्या डिस्कस किया, अगर आप ब्रांच जाके कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करते हो तो मैंने समझा दिया आपको। अब अगर आप दोनों ही बैंक, मान लो आपको कोटक का भी एटीएम कार्ड मिल गया, एसबीआई का भी एटीएम कार्ड मिल गया, अब इन एटीएम कार्ड से आप मान लो कोटक का एटीएम कार्ड मिल गया, पहले इसको देखते हैं। कोटक के एटीएम कार्ड से अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक की ही एटीएम मशीन में जाते हो और कैश निकलवाते हो तो महीने में 5 ट्रांजैक्शन फ्री हैं, उसके बाद 21 रुपए का आपको चार्ज लगेगा। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम कार्ड से किसी दूसरे बैंक की एटीएम मशीन में जाते हो, मान लो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी ऐसे करके, तो उस केस में भी महीने की 5 ट्रांजैक्शन फ्री है, फिर हर ट्रांजैक्शन के लिए 21 रुपए का चार्ज लगेगा। लेकिन अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम कार्ड से किसी दूसरे बैंक की एटीएम मशीन में जाते हो और ये एटीएम मशीन मेट्रो सिटी के अंदर लगी हुई है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर ऐसे शहरों में, तो उस केस में महीने की सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिलती है। जो ये रूल है यही सेम टू सेम रूल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी है।
कि महीने की 5 ट्रांजेक्शन फ्री है। अगर आप एसबीआई के एटीएम कार्ड से एसबीआई की एटीएम मशीन में ही जाते हो तो 5 ट्रांजेक्शन, एसबीआई के एटीएम कार्ड से किसी दूसरे बैंक की एटीएम मशीन में जाते हो तो भी 5 ट्रांजेक्शन, लेकिन दूसरे बैंक की एटीएम मशीन में जाते हो और ये एटीएम किसी बड़े शहर में लगा हुआ है, दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रो सिटी के अंदर, तो फिर वही 3 ट्रांजेक्शन। तो ये रूल तो दोनों के लिए सेम है। तभी मैंने बोला अगर एटीएम से कैश निकाल के काम चल जाता है, गूगल पे से काम चल जाता है महीने का, तो फिर आप कोटक महिंद्रा बैंक खोलो। लेकिन बार बार ब्रांच जाना पड़ता है कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करने के लिए, फिर आप कोटक महिंद्रा बैंक नहीं खोलोगे, फिर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खोलोगे। क्योंकि कैश डिपॉजिट और विड्रॉ अगर आप ब्रांच से कर रहे हो तो सरकारी बैंकों के चार्जेस ना के बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिक्स डिपॉजिट, अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में, ये आज के रेट हैं, ये हो सकता है कल को चेंज हो जाए, बट एक चीज है कि प्राइवेट बैंकों में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो सरकारी बैंकों से ज्यादा मिल जाते हैं। तो अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो 1 साल की तो आपको 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। वहीं एसबीआई में 1 साल की एफडी करते हो तो फिर आपको 6.25% का ही इंटरेस्ट रेट मिलता है। बाकी अगर आप 15 महीने की कोटक महिंद्रा बैंक में एफडी करते हो तो इनका बेस्ट इंटरेस्ट रेट अभी 6.70% चल रहा है। वहीं एसबीआई का जो बेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो 2 साल की एफडी पे चल रहा है, वो है 6.45%। बाकी सेविंग्स अकाउंट में दोनों ही बैंक 2.5% का इंटरेस्ट रेट देते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक भी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी। ठीक है, अच्छा बाकी एसबीआई के ऊपर आ जाओ। एसबीआई का जो आप अकाउंट खोलोगे उसका नाम है इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट। 2 तरह के अकाउंट बोलता है, खोलने की परमिशन देता है एसबीआई। एक डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, लेकिन ये अकाउंट आप नहीं खोलोगे क्योंकि इसको फिर आधा काम ऑनलाइन हो जाता है, आधे काम के लिए ब्रांच जाना पड़ता है। इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट जो है पूरा का पूरा घर बैठे बैठे खुल जाता है। ठीक है, अच्छा इसका जो डेबिट कार्ड है, ठीक है, यहां पे आपको एक एडवांटेज मिल जाता है कोटक की तुलना में। जैसे कोटक में डेबिट कार्ड की जो फीस है वो 399 रुपए है जीएसटी वीएसटी मिला के। यहां पे जो डेबिट कार्ड की फीस है वो 200 रुपए प्लस 18% जीएसटी यानी 236 रुपए बैठती है। तो उधर 399 रुपए है, इधर 236 रुपए। तो एसबीआई के अंदर डेबिट कार्ड की जो चार्जेस हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं, आपको 100-150 रुपए बच जाते हैं। ठीक है, बट वही चीज है कोटक महिंद्रा बैंक में फिर आपको एफडी और एफडी के जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं। तो ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है। बाकी हमने ये चीज देख ली है, कैश डिपॉजिट वगैरह सब कुछ देख लिया। ठीक है, तो यहीं पे हम वीडियो को खत्म करते हैं। अच्छा एक काम करेंगे हम, ठीक है, कई बार क्या होता है मैं इस वीडियो में प्रोसेस नहीं बता रहा। मान लो अगर किसी को कोटक महिंद्रा बैंक या मान लो अगर किसी को एसबीआई का 0 बैलेंस अकाउंट खुलवाने का मन हो गया, मान लो अगर कोई कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट खोलना चाहता है, तो इसके ऊपर मैंने ना डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे हम अकाउंट खोल सकते हैं। तो उस डेडिकेटेड वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिसको कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट खोलना है वो इस वीडियो को देख के खोल लेना। एसबीआई का भी अकाउंट कैसे खुलता है, 0 बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑनलाइन, पूरा का पूरा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। जिनको एसबीआई में खोलना है वो एसबीआई में खोल सकते हो। ठीक है, वो अब कंप्लीटली आपकी चॉइस है। मैंने एक सिंपल सा न्यूट्रल वे में कंपैरिजन किया। इन केस अगर आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा, आपको लगा जरा सी भी नॉलेज मिली है, आपने कुछ नया सीखा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।